नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में गर्माहट बढ़ती जा रही है और खासकर 13 जुलाई के बाद ये गर्माहट और भी देखने को मिली है। और जिस प्रकार मामला खासकर सो कॉल्ड योम शहोदा की अगर बात करें, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज उसको मना रही थी और उसको लेकर कहीं ना कहीं हीटेड चीजें भी जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में देखने को मिली है। और खासकर 13 जुलाई का कंपैरिजन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जलियांवाला बाग से किया है, जिसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर के राजनीतिक समीकरण में देखने को मिल रही है। क्या वाकई 13 जुलाई के जो शहीद थे या जो उसको कंपैरिजन जलियांवाला बाग से करना कितना तर्क संगत था? और उसके साथ साथ खासकर नायब तहसीलदार का लेकर जो विवाद तूल पकड़ता जा रहा है, बेशक कैट बेंच ने उस पर स्टे लगाया है, लेकिन फिर भी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज की मानसिकता सामने आ रही है। ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या एक मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है कि दीवार फांद कर वो किसी कार्यक्रम में भाग ले? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, फायरब्रांड नेता और पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता जी। वेलकम टू द शो। नमस्कार जी। गौरव जी, चल क्या रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति, खासकर कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज के मन? बड़ा बड़ा टिपिकल सा एक आपका अजीब सा सवाल है कि चल क्या रहा है। हड़बड़ाहट चल रही है और खलबली चल रही है, और जिस तरीके के दृश्य श्रीनगर से देखने को मिल रहे हैं, मानो कश्मीर से देखने को मिल रहे हैं, दिखाता है क्लियर कट उनकी मानसिकता कि आज भी उनकी मानसिकता क्या पनप रही है वहां पर। और यही सब हम देख रहे हैं। आप देखिए, कल के विजुअल्स भी आपने देख लिए कि किस तरीके बिल्कुल दीवार टाप के फिर अंदर जाना, फिर वहां पर शहीद हो, उनके लिए शहीद। क्या बात, मतलब ये सोच दिखाती है ना। अब 13 जुलाई 1931 की अगर हम बात करें, आपने सरेआम देखा कि किस तरीके वहां पर लूट वहां पर हुई, फिर दुकानों को लूटा गया, फिर वहां पर दंगे हुए, फिर एक विशेष तौर पर एक कम्युनिटी पे अटैक हुआ और रिवोल्ट था पूरा महाराजा हरि सिंह जी के अगेंस्ट। और आज उसको कहना कि वो हमारा शहीदी दिवस, और फिर बाद में उसका कंपैरिजन भी करना जलियांवाला बाग। ओ माय गॉड, ये सोच दिखाता है कि कैसी सोच आज भी कश्मीर में पनप रही है। और जलियांवाला बाग की जब हम बात करें, वो तो एक पूरे राष्ट्र की लड़ाई थी और पूरी एक अपनी आजादी की लड़ाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, और क्या कंपैरिजन कर दिया। और आज बहुत अजीब सा एक वातावरण यहाँ पर बन गया है जब ये सब दृश्य सामने आ रहे हैं। बहुत दुख हो रहा है सूरी जी, और क्लियर कट दिखा रहा है कि इनकी सोच आज दिन ब दिन बिल्कुल एक निचले स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां पर ये बिल्कुल एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। सही माने पर सही मुद्दों से भटक रहे हैं, जो इतना बड़ा मैंडेट लिया था उससे भटक रहे हैं। तभी ये रोज नए नए आपको दृश्य देखने को मिल रहे हैं। गौरव जी, जलियांवाला बाग की अगर बात करें, एक हमारे आम जनता ने एक विदेशी शासकों के अगेंस्ट एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन अमृतसर के जलियांवाला बाग में किया था और उसके बाद उनकी अंग्रेजों ने जो फायरिंग की, शहादत लोगों ने। लेकिन कश्मीर की अगर बात करें, जिस तरह आपने कहा कि महाराजा हरि सिंह के खिलाफ रिवोल्ट और खासकर चुन चुन के एक बार फिर शुरुआत वहीं से हुई थी। अगर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो जो माइनॉरिटीज पे अटैक और उसके बाद जो तस्वीर थी, वो उसकी शुरुआत माना जा सकता है वहीं पे हुई है। और जो रिवोल्ट था महाराजा हरि सिंह के खिलाफ, डोगरा सल्तनत के खिलाफ, तो क्या कितना तर्कसंगत ये एक लॉजिक नजर आता है? लॉजिक है ही नहीं इसके पीछे। और आप देखिए ना, आप महाराजा हरि सिंह जी की जब मैं बात करूं, वो महाराजा जिन्होंने सब कुछ दिया जम्मू कश्मीर को। क्या मैं मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, बैंक की बात करूं, फ्लड कंट्रोल्स की बात करूं, मतलब अनगिनत चीजें उनकी कंट्रीब्यूशन रही। और उनके अगेंस्ट जाकर अब्दुल कादिर द्वारा रिवोल्ट करना, फिर उस दिन को इनको बोला जाना कि वहां पर जी हमारे कुछ लोग शहीद हो। शहीद नहीं था बेसिकली, आप सही मानने पर वो जरूरत थी उस समय, और उस समय बिल्कुल जरूरत थी। जिस तरीके का एक पूरा माहौल वहां पर वातावरण बनाया गया और महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर एक समझो कि एक पूरा रिवोल्ट करने की कोशिश की गई। और आज वो तिथि भूली थोड़ी है किसी से। इनकी तो सोच कुछ और थी, सांप्रदायिक सोच थी जो सामने आ रही थी। और विशेष तौर पर वहां पर टारगेट किया गया कश्मीरी पंडित्स, और फिर आपने देखा हिंदू टेम्पल्स का भी वेंडलाइजेशन हुआ, फिर दुकानों को लूटा गया, लूट खटूस मतलब पूरी चली वहां पर, और शरेआम ये पूरा तांडव हुआ। और आप फिर अब बाद में कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि वो शहीदी दिवस। कैसे?
बेसिकली प्रॉब्लम क्या है सूर्य जी, आप जड़ तक जाइए। ये शहीदी दिवस जो बोलते हैं उसको एक्सेप्ट किसने किया? कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया। तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से कांग्रेस करता था, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल घुटने टेके हुए थे नेहरू गांधी जी के सामने, तो ये तभी उसके साथ सपोर्ट में हुआ। और आज ये वो भारत नहीं है, आज ये वो भारत जो है एक आज ऐसी डोर पकड़े हुए, और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके और गृह मंत्री जी जिस तरीके चल रहे हैं, तो ये जरूरत थोड़ी है किसी अपीसमेंट पॉलिसी की, किसी तुष्टीकरण की जरूरत थोड़ी है। आज जो सही है उसको सही बोलेंगे, और तभी ये इतिहास में तब तक बनाते रहे। और ये बड़ा दुख है कि किस तरीके उस समय कश्मीरी पंडितों, और साथ में दूसरी बात है उसको एक ट्वीट के द्वारा बोला जाना, जलियांवाला बाग का इंसिडेंट से जोड़ा जाना, जो कि एक पूरी लड़ाई जो पूरी थी स्वतंत्रता की लड़ाई थी। क्या आप इधर बोलना उचित नहीं रहेगा? जलियांवाला बाग की जब हम बात करें, जब 1989 और 1990 में कश्मीरी पंडितों पर जब जुल्म हुआ, जब टीकालाल टपलू जी की बात करूं, या जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की बात करूं, या प्रोफेसर के एल गंजू की बात करूं, या गिरिजा टिक्कू की बात करूं, खुलेआम उनको मारा गया। क्या वो जलियांवाला बाग नहीं था? चुन चुन के उनको खुलेआम मारा गया। तो ये तो दिखाता है इनकी। और उस समय हमारे ही जो हमारे सीएम है, उनके फादर उस समय वहां पर मुख्यमंत्री थे, उस पर कोई शब्द नहीं निकलता। बहुत हैरानी होती है, और एक दुख होता है कि कैसी मानसिकता अभी भी ऐसी पनप रही है, और उन लोगों को वहां पर शहीद होने का दर्जा देना। मैं तो बोलता हूं कि मतलब ये कैसी मानसिकता है, अफसोस है मुझे। और कंपैरिजन भी फिर कैसे? वो एक लड़ाई जलियांवाला बाग, एक पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा होकर अपनी स्वतंत्रता अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उसका कंपैरिजन कहां पर कर दिया? एक पल भी नहीं सोचा कि इस पर क्या असर होगा, क्या एक आदमी एक नागरिक सोचेगा इस देश का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि जम्मू कश्मीर में इस समय बहुत अजीब सी एक स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई है, और जहां पर ये अपने मैंडेट लेने के बाद आगे पीछे भाग रहे हैं, तभी ये उल्टपटांग ऐसे बयान आ रहे हैं। गौरव जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य की अगर बात करें, पलायन जब शुरू हुआ था कश्मीर पंडितों का, और उसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग जी का भी महत्वपूर्ण बयान आया। उन्होंने कहा कि उस वक्त उमर अब्दुल्ला और उनके पिताजी क्यों खामोश थे जब श्रीनगर शहर में मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर यह ऐलान किया जा रहा था कुछ दिनों तक कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो घर छोड़कर भागे, और उसके बाद 1.5 लाख कश्मीरी पंडित परिवार वहां से पलायन एक्सोडस हुआ था। तब उमर अब्दुल्ला उनके पिता खामोश क्यों रहे? यही चुप्पी तो एक रहस्य है, यही तो समझ नहीं आता है, उसके लिए कुछ नहीं निकलता है, और फिर कंपैरिजन कर देने ऐसे। सूर्य जी, एक आप सोचो, ये एक मानसिकता है जो वहां पे पनप रही है, और अभी भी कोई ऐसे बयान आने के बाद कोई दिखता नहीं है कि ये क्या किस तरफ लेके जा रही है। मैंने आपको सही माने पे बोला कि इश्यूज नहीं है इनके पास। मुझे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कश्मीर के जो बदलता हुआ कश्मीर था 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर में बदलाव देखने को मिला है, मानसिकता युवाओं की ठीक हो रही है, और इस तरह के तरीके से उस मानसिकता को एक बार फिर खराब करने का प्रयास? 100% ये पनप देखिए, फिर होता क्या है, ऐसी मिस इंटरप्रिटेड, ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या ऐसी स्टेटमेंट्स देने से क्या माहौल खराब होता है। आज कश्मीर का युवा जो यंग है, अब देखिए कश्मीर में आज चिंगारी को भड़काने का प्रयास ऑब्वियसली कोशिश की जाती है ना कि किसी न किसी तरीके आग लगाई जाए, शांति पसंद नहीं आ रही। क्या रौनक है कश्मीर में। और आज देखिए किस तरीके बदलता जम्मू कश्मीर। मैं शाबाशी दूंगा माननीय उपराज्यपाल जी को, मनोज सिन्हा जी को, जब से कार्यकाल उन्होंने संभाला है, कहाँ है हमारे पत्थरबाज, कहाँ है वो स्ट्राइक की कॉल। आज नाइट लाइफ है, आज वहां पर सारा बदला हुआ एक माहौल है। यात्रा देखिए अब आपकी, डिस्पाइट दैट थिंग, पहलगाम के इंसिडेंट, यात्रा देखिए आपका 2 लाख का मार्क आपका क्रॉस कर गई। लोग नहीं चाहते ये सब, पर ये राजनीतिक तो दल हैं जो वहां पर वो चाहते हैं यहाँ पर बिल्कुल अशांति फिर बने, फिर माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आज एक कश्मीर एक प्रोग्रेसिव वे से जम्मू कश्मीर आगे निकल रहा है, और जिसको हम सारे भली भांति देख रहे हैं। आज बदलता जम्मू कश्मीर है, पर ऐसी स्टेटमेंट्स आना कहीं ना कहीं पर एक झटका, और एक कहीं ना कहीं पर एक एनकरेज करती है। तीली का काम बोलते हैं ना, तीली लगाने का काम वैसा है। तभी कह रहा हूं बहुत अफसोस है कि जम्मू कश्मीर की आज सूरत हाल देखो, खासकर जो कश्मीर पॉलिटिक्स जो सेंट्रिक्स जो पार्टीज हैं, वो यहाँ पर शांति चाहती ही नहीं है। वो चाहती है यहाँ पर किसी ना किसी तरीके यहाँ पर डिस्टर्बेंस ही बनी रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इस मुद्दे को लेकर एक पेज पे नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला का जो बयान और उसके साथ साथ महबूब मुफ्ती का भी बयान आया कि दिलों की दूरी को कम करने के लिए केंद्र को हमारे हीरोज को भी रिकॉग्नाइज करना।
कौन से हीरोज? मैं बोलता हूं कौन से हीरोज? एक महाराजा हमारे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर उस समय मतलब पूरा एक रिफॉर्म्स लाई, हमें हर एक चीज दी, हमें मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करो, कॉलेजेस आप देखिए, बैंक की बात करो, आप फ्लड जितने कंट्रोल्स है वो देखिए, रिफॉर्म्स कितनी लाई, आपके सारे भेदभाव विभिन्न जातियों में खत्म किए। एक आदमी उनके अगेंस्ट जाकर एक रिवोल्ट करता है और उसके वहां पर उसको सपोर्ट में कुछ लोग वहां पर आकर सेंट्रल जेल के बाद हंगामा करते हैं, आप क्या सोचेंगे कि वो हीरोज हैं? ये कैसी मतलब ये सोच तो फिर सेम ही दिख रही है ना फिर। तभी कह रहा हूं ना, तमाम राजनीतिक दल जो कश्मीर के, वो सामने दिख रही है उनकी सोच। और इस चीज को हम किस तरीके देखिए, और किस तरीके ग्लोरीफाई करते हैं उसको, इस पूरे इंसिडेंट को वो ग्लोरीफाई करते हैं। एक और मुद्दे की तरफ मैं ध्यान देना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार नायब तहसीलदार का मुद्दा भी धूल पकड़ता जा रहा है। बेशक कैट की तरफ से उस पर स्टे तो लगाया गया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उर्दू की जो है उसको अनिवार्य कर दिया गया था, डिस्पाइट दैट कि जम्मू कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और कहीं ना कहीं माननीय कैट ने भी ये कहा कि जो ये है ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर की है। क्या कहेंगे? और उसके बाद बयान खासकर वहीदुर रहमान पराग। देखिए 26 सितंबर 2020 की अगर हम बात करें, एक संसद में पास हुआ कि आप जेएंड के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जब 2020 की हम बात करते हैं, 5 लैंग्वेजेस है उसमें। बड़े साधारण तरीके से आपको बात करूंगा मैं उर्दू वाले मसले पर। 5 लैंग्वेजेस उसमें, हिंदी, देन डोगरी, देन कश्मीरी, देन इंग्लिश, देन उर्दू, पांचों को उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया। और मानो फिर 29 सितंबर 2020 को उसकी फिर गजट की नोटिफिकेशन निकली 3394E के तहत, वो प्रिंट भी हो गया, आ भी गया, लागू भी हो गया। फिर आ रही है वो मानसिकता, नायब तहसीलदार की पोस्टें निकलती हैं तो कश्मीरी सेंट्रिक बिल्कुल मानसिकता वहां पर दिखती है कि वहां पर बोलते हैं कि नहीं उर्दू कंपलसरी। बट वाई व्हेन इट हैज बीन पास्ड ऑलरेडी, 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पास हुई हैं, उर्दू क्यों? वाई स्पेशल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट? आई एम नॉट अगेंस्ट द उर्दू लैंग्वेज, बट आई एम अगेंस्ट ऑल दोज हु आर अगेंस्ट अवर राइट्स। आप मानो उर्दू को ही क्यों कंपलसरी करना? इसके पीछे फिर दिखती है ये मानसिकता, ये सोच। और कैट द्वारा जो कल का फैसला हुआ, मैं उसको स्वागत करता हूं। खासकर आज हमारे जितने विधायक, हमारे फिर अरुण प्रसाद जी, हमारे एलओपी, हमारे फिर पार्टी प्रेसिडेंट, एक पूरी मानो एक जंग सी एक छेड़ दी थी पूरी। और सच थोड़ी चुपता है। जब इक्वल राइट्स की हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे डिप्राइव कर रहे हैं इक्वल राइट से। मतलब आप मेरे पर आप मेरे पर स्टैम्प लगा रहे हैं, भैया आपको उर्दू क्यों? बट वाई? जब आपका जेएंड के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 खूबसूरत तरीके से पास होने के बाद 5 लैंग्वेजेस को बिल्कुल वो पेश करता है, ये 5 लैंग्वेजेस है, और उसके बाद आप बोलते हैं नहीं हम आपको रोकेंगे, आपको उर्दू। बट वाई? अब मैं यही तो मैं बता रहा हूं, मानसिकता का फर्क है, मानसिकता दिखाता है। और फिर इनके बड़े बड़े लीडर आकर वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, फिर अफसोस होता है। वो क्या दिखाते हैं? वो उनका माइंडसेट दिखता है। क्या इस माइंड के सेट के साथ एक चीज ये भी नजर आ रही है कि उमर अब्दुल्ला सरकार अभी तक उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाया, और लोगों का जो अटेंशन है पब्लिक का, जिन्होंने एक मैसिव मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया, उससे डिस्ट्रैक्ट करने के प्रयास? देखिए मुख्य केंद्र बिंदु पे अगर हम आज बात करें इस पूरी डिस्कशन की, आज मेरी और जो आपकी चल रही है, सही माने पे यही है। बेसिकली क्या हुआ कि वहां पर मैंडेट तो बड़ा ले लिया, सब कुछ ले लिया, और अब जब डिलीवरी की बात आ रही है वो डिलीवरी दे नहीं पा रहे, तो फिर उलझा रहे हैं, और उस उलझ में ही ये सब कुछ हो रहा है। उलझा पब्लिक ऑब्वियसली। तो आज पब्लिक को भी कंफ्यूज किया हुआ है। they are playing their cards very smart. 100%, नॉट स्मार्टली बट वेरी वाइजली इन दैट वे। मैं अब बताऊं कि बड़ा एक माहौल ही ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि भैया एक्चुअल मुद्दों पे नहीं आना जिस पर हमने अपना मैंडेट लिया। जनता जनार्दन है, आज कैमरे पे मैं आपके बोलूंगा ओपन, जनता जनार्दन है। जनता के साथ जो आपने वादे किए हैं, अगर वो पूरे होंगे तो आप आओगे, नहीं तो आप सत्ता से बाहर जाओगे। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज दे आर टोटली फेल टू डिलीवर व्हाट दे हैव एक्चुअली कॉल्ड कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बड़े बड़े सुहाने इन्होंने दिखाए ना कि हम ऐसा कर देंगे, हम ये बदलाव लाएंगे, हम ये बदलाव लाएंगे।
पर जमीनी स्तर पर आज 9-10 महीने हो गए सरकार बनने, क्या दिख रहा है आपके सामने ही? सिर्फ खोखले वादे और कुछ नहीं। यानी कि खोखले वादे और कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार एक वॉचडॉग का रोल प्ले करे? देखो, भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और खासकर मैं भी एक प्राउड उसका एक छोटा सा एक सिपाही हूं, और आज कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा उस मानसिकता के साथ है जो राष्ट्र की मानसिकता जो कहलाती है कि राष्ट्र निर्माण में हम लगे हुए सारे। और इनका ये सब ऐसा एक रवैया देखकर जरूर तकलीफ होती है, पर इनको कुछ करने थोड़ी देंगे। दे आर लिविंग इन ए फूल पैराडाइज, बट बीजेपी विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस at any cost. Let me tell you very clearly. गौरव जी, आप हमारे साथ संवाद के इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी और खासकर जम्मू कश्मीर में चल के रहा है और खासकर 13 जुलाई को लेकर जो एक रो था, उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीतिक गलियारों में गर्माहट नजर आ रही, इस पर अपने विचार साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रवक्ता गौरव गुप्ता जी, जिन्होंने खासकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में चल के रहा उस पर अपने विचार साझा किए। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।